हेलो पीपल, इस वीडियो में मैं आपको मेरे 2 साल पहले के आर्ट वर्क से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और साथ ही में मैं उसको अब मेरे 3D रेफरेंस से भी कंपेयर करूंगा कि भाई वो कैसा था। और इस वीडियो की इंटेंशन सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ लर्निंग से रिलेटेड है। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए while working on the project. And in this video we will be rising 8-year-old concepts which were discussed back then on the internet, so that we can learn from them and take notes from them for upcoming future which is related to AI. And obviously if you will know all the core concepts responsible for good CGI art, आप आगे चल के फोड़ने वाले हो भाई, क्योंकि आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं जो कि एक अच्छी आर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसको आप अगर AI के साथ इंटीग्रेट कर पाए तो ये आपके लिए अच्छा है. वीडियो विल बी पैक्ड with knowledge, advice and additional information outside of software, but will be on the topic of 3D. Now let me introduce myself. I'm Arpit Dwivedi, and like you, I am also interested in CGI, video editing and AI. So without wasting any time, let's start the video. Hello 3D artist भाई लोग. ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे इस रेंडर की. ये वाला जो रेंडर दिख रहा है आपको, मुझे नहीं पता इसमें फुल स्क्रीन कैसे होती है. ठीक है, ये रेंडर ओके लग रहा है, लाइटिंग अच्छी लग रही है. यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ी चीज़ें गड़बड़ हैं. मैंने इवन पोस्ट प्रोसेसिंग में 3D रेंडर है तो पोस्ट प्रोसेसिंग में मैंने नॉइस भी ऐड किया हुआ है और नॉइस रिमूवल भी किया था. बाकी टेक्सचरिंग जो थी थोड़ी सी लाइक आर्टिस्टिक अप्रोच में चला गया था, मैंने रियलिस्टिक टेक्सचरिंग नहीं रखी है. और यहाँ पर स्टिकर्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी हैं. यहाँ पर जो स्काई है वो थोड़ा सा कोई HDRI यूज़ नहीं हुई है, इस नॉर्मल स्काई टेक्सचर यूज़ किया गया है. और बहुत ही एक सिनेमैटिक वे में इसकी मैंने कैमरा एंगल रखा है. और इवन यहाँ पर मैंने बार्स भी लगा दिए, सिनेमैटिक बार्स. ये रेंडर मतलब जब मैंने बनाया था, जब मैं ब्लेंडर सीख रहा था, उस हिसाब से बहुत परफेक्ट है, परफेक्ट है. मैंने दूसरा इसका रेंडर भी निकाला था, दूसरा शॉट भी निकाला था, सीन इन द सेंस. सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं. और ये मतलब कि मैंने रियलिज्म के पे टारगेट नहीं किया था, मैंने सीखने के लिए केवल ये रेंडर बनाया था. ओके, और ये बाय डिफ़ॉल्ट है क्योंकि ये मैंने किट वैश किया था तो मैंने इसको ऐड नहीं किया भाई. ठीक है. और बाकी सारी चीज़ें सही हैं इसमें. प्रॉब्लम तब आती है जब मैं लोगों को इसका रेफरेंस दिखाता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले भाई रेफरेंस था ये, लाइक यू कैन कंपेयर कि क्या क्या कमियाँ रही होंगी और क्या क्या डिफरेंसेस रहे होंगे कि वो एक जो मेरा जो रेफरेंस है उससे रिलेटेड नहीं है. ये जो आर्टिस्ट हैं आर्ट स्टेशन पे, मैंने इनको आर्ट स्टेशन पे देखा था, इन आर्टिस्ट को, और इनके रेंडर देख के भाई मैं एकदम पागल हो गया था कि ऐसा मैं कैसे बना सकता हूँ. ठीक है, और मैंने यार बनाने की कोशिश करी, लेकिन देख रहा हो पहले तो यार जो अपर्चर इन्होंने यूज़ किया है कैमरे में इनसाइड ऑफ रेंडर, ठीक है, वो मिसिंग है. अपर्चर, लेट मी एक्सप्लेन. अपर्चर, जब लेंस में लाइट एंटर होती है तो उस लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक ओपनिंग का सहारा लिया जाता है. यूज़ किया जाता है उस ओपनिंग को, जो कि लाइट की एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करता है या फिर उसको अलाउ करता है. पर अपर्चर की एक ही प्रॉपर्टी नहीं होती है. लाइट का कम या ज़्यादा होने के साथ साथ, उसकी एंट्री का कम या ज़्यादा होने के साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड का ब्लर भी है वो घटता है या बढ़ता रहता है, विच इज़ कैलकुलेटेड इन F नंबर्स लाइक 1.8, 2.2 एंड सो ऑन. और इसी ही प्रॉपर्टी को सिमुलेट करता है 3D सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ 3D कैमरा इनसाइड ऑफ सॉफ्टवेयर, वॉट एवर सॉफ्टवेयर यू यूज ऑब्वियसली. एंड देन इफ विल टॉक अबाउट the lighting, the way the scene is lit is very simple, and recreating that मुझे नहीं पता भाई इसको रिक्रिएट कैसे करना है. ठीक है, तो मैंने इसको मतलब कि डे का सीन है, थोड़ा सा इवनिंग वाला सीन है, तो मैंने इसको थोड़ा सा नाइट में बना दिया था. और लाइक रेफरेंस एक नाइट वाला भी था एक्चुअली, लेकिन अभी तो मेरे को यही मिल पाया है. तो हाँ, पर अगर मैं अभी इस सीन को रीलाइट करूँ या करता, देन आई वुड हैव नेल्ड द परफेक्ट लाइटिंग सेटअप इनसाइड ऑफ 3D सॉफ्टवेयर. तो क्या क्या चीज़ें रही होंगी जो मैं इस आर्टिस्ट के आसपास आ पाया हूँ लेकिन आसपास नहीं आ पाया हूँ. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले जो इन्होंने टेक्सचरिंग यूज़ करी है, वैसी ही सिमिलर टेक्सचरिंग मैंने भी यूज़ करी है भाई. तुम देख सकते हो ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पर भी वो एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं. बट द थिंग इज़ ही हैव यूज्ड इट एज एन बीटन अप टेक्सचर. और उनको पता था उस वक्त जो कार का इंटीरियर होता है, वो जो ऐसी कार्स होती हैं वो कार्बन फाइबर बेसिकली बनी होती हैं, या फिर स्टील भी हो थोड़ा सा, तो उन्होंने उस तरह से बनाया था और मैंने उसको कॉपी करने की कोशिश की. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आर्टिस्ट की कि वो रेंडर्स को, जो एक्चुअल 3D रेंडर्स हैं, उसको कॉपी करते हैं रादर देन लुकिंग एट द रेफरेंस. और जब आप ऐसा करते हो ना, तो दिक्कत यही आती है कि आप क्योंकि आपने एक रियल रेफरेंस लिया और उसको आप कॉपी कर रहे हो, तो वो 80% कॉपी कर पाओगे आप, इन द सेंस कि आप उससे रेफरेंस ले रहे हो. मतलब कॉपी करने का मतलब ये है. ठीक है, तो इस आर्टिस्ट ने भी भाई 80% कॉपी किया होगा, बाकी अपनी जो क्रिएटिविटी उसने लगाई और उसको इन्हांस किया. ठीक है, मेरे केस में मैंने जब ये ऐसा किया तो दिक्कत ये आ गई कि अब 80% उसने कॉपी किया था और मेरे पास उतनी क्रिएटिविटी, मैंने केवल कॉपी किया उसको. ठीक है, तो दिक्कत उसमें ये आ गई कि भाई मैंने जो 80% था उसका 80% कॉपी किया है. ठीक है, बेसिक बात ये है. तो यहाँ पर जो रियलिज्म वाला फैक्टर है वो ब्रेक हो गया. नाउ
लेट मी री एवेल्युएट द एंटायर थिंग आई हैव सेड। जब भी तुमको कुछ बनाना होता है 3D में, स्पेशली टेक्सचरिंग या मॉडलिंग, डजंट मैटर वो प्रोसीजरल या मैनुअल हो, यू ऑलवेज हैव टू लुक एट रियल लाइफ रेफरेंसेस rather than looking at the CGI version of it. And obviously you can look at CGI reference when there is no real life reference. अब बात करते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि क्या ये रियलिस्टिक जो ये कोन है वो रियलिस्टिक लग रहा है। इसकी जो मैंने क्रोमेटिक एवरेशन लगा दी है, नॉइस लगा दी है, लेकिन क्या ये जो कोन है वो रियलिस्टिक लग रहा है। लेट्स सी कि उनका कोन कैसा लग रहा है। ठीक है, ये एक सेंस ऑफ हाइपर रियलिज्म है, एक सेंस ऑफ हाइपर रियलिज्म है, और मेरे में वो चीज नहीं है। डज इट लुक रियलिस्टिक? व्हाई द टर्म हाइपर रियलिज्म इज टॉस्ड एवरीवेयर? व्हाट इज हाइपर रियलिज्म? Hyperrealism when an artwork is so perfect and artists nail every aspect of resulting art so perfectly जिससे लोग उसको असली मान लें. Now, I'm not saying that the reference that I took was so hyperreal, but if you will ask a layman and a normal person, they will probably say that it's AI, or some might say that it's real. Note that the reference that I have took was 2 to 3 years ago. That means it was pre-AI. Now, nailing a CGI render with perfection, like all this realism stuff, now artists took the time to set the story behind all the elements. Like the car looks like it is from the future, or at least modified for it, and also every element in the shot looks like beaten up, but somehow it doesn't belong from like the modern time. Even the road, the material of the road have its character to it, like the water and things like that. मेरे में वो चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस 2 साल पहले का रेंडर है। फिर वही चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर रोड्स में कितना डिटेल्ड है, कितना मतलब कि उन्होंने आई डोंट नो उन्होंने कैसे किया होगा, या फिर उन्होंने कोई एसेट पैक लिया होगा, या फिर हाथ से क्यों करेंगे भाई रोड को हाथ से। इसका मेन जो हीरो एलिमेंट तो है ये है ना। और मैंने कैसे किया भाई, मैंने भी उसको एक टेक्सचर वे में ही लिया है, और इवन मैंने भी बहुत अच्छा डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ करा है। जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पर वो क्या कहते हैं डार्क है। आपने ब्लेंडर गुरु का एक ट्यूटोरियल देखा होगा जिसमें वो लोग बताते हैं कि पानी को मतलब रोड को, या फिर किसी भी रोड पे पानी अगर डला होता है, या फिर कभी भी रोड वाला जो टेक्सचर है वो पानी से इंटरेक्ट करता है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे वाले में थी, लेकिन मैं उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन अगर मैं ऐसे किसी को दिखाऊंगा कि ये देखो भाई ये रेंडर है और ये क्या सेलेबल है, सेल करना मतलब होता है यार यहाँ पर कि बिलीव दिलवाना है यार किसी को भी, कि किसी को कोई भी बिलीव कर लेगा यार ये अगर देखेगा तो मेन बात यही होती है इस रेंडर की कि यार कोई इसको बिलीव कर लेगा कि नहीं, और लोग बिलीव कर लेंगे। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये होगी कि भाई जब मैं इसको रेफरेंस से कंपेयर करूँगा, कभी भी कोई भी करेगा वो कहेगा यार रेफरेंस से 100 गुना बेटर है नो। तो दिक्कत यहाँ पर ये आई। और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहले लाइटिंग, जो राइटिंग थी वो बहुत अनरियलिस्टिक थी। तो सबसे पहले मैं इसकी फाइल खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इनफ हो गया कि भाई ये सारी चीज़ें गलत थी, जो इमेच्योर चीज़ें थी वो मैंने बता दी क्या किया गया है। अब सारी और भी जितनी मतलब की गलतियाँ हैं वो बताता हूँ भाई। मैंने यहाँ पर 2 लाइटिंग सेटअप यूज़ करें और इतना बड़ा किट बैशिंग की है मैंने। ये किट बैशिंग है, ये जो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें किट बैशिंग है। ठीक है, एक सेकेंड, अभी जो हाइड करूँगा मैं वो सारी चीज़ें किट बैश है। ठीक है, ये इवन ये भी कहाँ से आ गया भाई, ये कहाँ है? ओके, चलो थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है। और जैसे कि ये रोड देख रहे हो, रोड के एलिमेंट्स जो यहाँ पर जो मैंने रोड बनाई है ये बहुत जीनियस है। सबसे पहले इसका टेक्सचर देख लेते हैं भाई। तो इसका जो टेक्सचर है बहुत ही लाइक जीनियस तरीके से यूज़ किया गया है। ये वही सेम जैसा हमने बताया कि ब्लेंडर गुरु ने जो ट्यूटोरियल बनाया था इस पर, वो मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो तुम ये लाइक एक बार देख सकते हो इसको, इवन कॉपी भी कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। आई मीन कॉपी इन द सेंस कि आपको समझ में आ जाए। और इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा क्योंकि टेक्सचरिंग पे तो हाँ, क्योंकि जो कार थी मैंने कहीं से उठाई नहीं है, ये मॉडल ही करी गई है। और इवन वो दिख रहा है तुमको कि मॉडल करी गई है। और तुम यार मॉडलिंग में भी मेच्योरिटीज़ देख सकते हो यहाँ पर, शेडिंग इश्यूज़ को देख सकते हो। इधर बहुत सारी मतलब कि शेडिंग इश्यूज़ हैं यार, यहाँ पर देख सकते हो। ये देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये गैप्स, और लाइक ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर देखो ये क्लिपिंग बहुत इमेच्योर है, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो आपको उतना नोटिस नहीं होगा। और क्योंकि मेरे को मॉडलिंग उतनी अच्छी आती भी नहीं थी, और अभी भी मैं बहुत मतलब कि सीख रहा हूँ मॉडलिंग। तो ये सारी चीज़ें। अब लाइटिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 2 लाइटिंग यूज़ हुई, 2 लाइटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले इस सीन के बारे में लाइटिंग मैंने यूज़ करी है। ये वाला जो सीन था जो मैंने दिखाया, इसको अगर मैं रेंडर पे दिखाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। ओके, पेनफुल है, थोड़ा सा पेनफुल है भाई। ठीक है, शायद थोड़ा सा लैग भी कर रहा हो मेरा जो आवाज़ है। ठीक है, तो लोड करने में उसको टाइम लग रहा है भाई, ग्राफिक कार्ड मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो लेट्स नॉट डू दैट। ठीक है, सबसे पहले तो फालतू की लाइट चूज़ करना। मैंने यहाँ पर बहुत बेफालतू, यहाँ पर यार मेरा कैमरा ग्लिच हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन टेढ़ा हो जाता है। जो शॉट है, व्यू पोर्ट का जो एंगल है वो टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने फालतू की लाइट चूज़ करी है, देख रहा हूँ। इंस्टेड मैं एक लाइक बड़ी प्लेन लाइट, एरिया लाइट यूज़ कर लेता, वो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर मैंने सिल्हूट लाने के लिए एक ज़बरदस्ती की ये लाइट यूज़ करी है, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा जस्टिफाइबल है, लेकिन उतना भी नहीं करना चाहिए मेरे को। और इधर ये लाइट अगर मैं ऊपर से दे रहा था तो मेरे को आधी देनी चाहिए थी। तो ये वाला जो एरिया होता भाई, ये बहुत डार्क हो जाता और जो कि बहुत ऐड करता
स्टोरी पे, जो कि कार की मतलब कि जो कैरेक्टर है उस पे। ये वाली लाइट्स अगेन मेरे को एक एरिया लाइट यूज़ करनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ 4 से 5 पॉइंट लाइट यूज़ करने की। लेकिन हाँ, मैं जो कैमरा एंगल मैंने चूज़ किया, मतलब एक्चुअली ये रेंडर में था ऐसा कैमरा एंगल, लेकिन मैंने उसकी फोकल लेंथ और बढ़ाई है और उसके एफ स्टॉप्स नहीं यार, उसके उसका अपर्चर कम किया है, ठीक है, उसका अपर्चर कम किया है, तो उसके लिए मैं एक पॉइंट मानूंगा। तो ये है दूसरा लाइटिंग सेटअप, और यहाँ पर आता है अपना कैमरा एंगल, ठीक है। ये कैमरा एंगल अभी अजीब लग रहा है, रेंडर में इतना वैसा लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें लाइक फिश आई का यूज़ किया है, पैनोरामिक फिश आई, तो हाँ, उसकी वजह से ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो ये था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।